नमस्कार दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वन को ही। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है जब हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सोर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, और सोर्स कौन कौन से सोर्स होते हैं, सोर्स कहाँ से उपलब्ध होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो आपका आपकी क्लास है, इसमें जो जिस पीरियड की हिस्ट्री आपको पढ़नी है वो है जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज्य था, जब से उन्होंने यहाँ पे अपना अधिकार आरंभ करना शुरू किया, उससे लेके भारत की आज़ादी तक। तो वो करीब करीब 250 साल का इतिहास है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच आर यूजफुल इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ लास्ट 250 ईयर्स। ओके। सो अब देखिए ये सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पिछले 250 साल में और उससे पहले में बड़ा अंतर ये आता है कि पिछले 250 साल में जो चीज़ों को लिख के रखने की प्रक्रिया थी उसका काफ़ी विकास हो चुका था, क्योंकि कागज़ की उपलब्धता बढ़ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस भी धीरे धीरे आ चुका था। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़ी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। उससे पहले का जो समय था, उस समय लिखने का प्रचलन इतना अधिक नहीं था, कम लिखा जाता था और कागज़ भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, प्रेस नहीं था, तो रिटन डॉक्यूमेंट्स उस समय नहीं होते थे। तो जब हम बात करते हैं पिछले 250 साल की, जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज्य था या जब उन्होंने धीरे धीरे यहाँ राज्य बढ़ाना शुरू किया, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा लिखित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सोर्स हैं, वो मिलते हैं। तो इन लिखित सोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। जो अंग्रेज़ों के प्रशासन के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके दस्तावेज हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं इस काल के इतिहास को समझने के लिए। तो इसका बेसिक बात जो इसकी ये है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, to study the history of British period, we have plenty of written resources. Okay, the resources produced by primarily the resources produced by the British government, the British administration. तो अब अंग्रेज़ों की जो प्रक्रिया प्रक्रिया थी, उनके प्रशासन की जो प्रक्रिया थी, उन लोग आदेशों को, रिपोर्टों को लिखित रूप में रखने के लिए काफ़ी विकसित कर चुके थे वो अपने प्रशासन को। तो जिला कलेक्टर से लेके तहसीलदार के लेवल से लेके और उनका जो सर्वोच्च प्रशासन होता था, भारत में जो वायसराय बैठता था, वहाँ तक उनके आदेश प्रायः लिखित रूप में जाते थे, रिपोर्ट्स लिखित रूप में जाती थी। तो उन्होंने अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यालय में रिकॉर्ड रूम रखे और उन दस्तावेजों को संभाल के रखा। तो ये जो तहसीलदार का ऑफिस होता था गांव में, उससे ले करके उन्होंने वायसराय के ऑफिस के लेवल तक रिकॉर्ड रूम तैयार किए। तो अब देखिए, जब कार्यालय में एक संवाद होता है रिटन रूप में, तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके क्लास के लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को आप उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे, पर आगे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। जैसे कि आदेश, जो ऑर्डर्स होते हैं, इसके अलावा मेमोरेंडम भेजे जाते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको ये समझना है कि ये कलेक्टिव रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स कहे जाते हैं, प्रशासनिक दस्तावेज कहे जाते हैं। तो अंग्रेज़ों के शासन में जो भी उनके प्रशासनिक दस्तावेज थे, जो मुख्य समझने की बात है वो ये है कि उनके जो भी प्रशासनिक दस्तावेज थे, उन्हें बहुत सहेज के रखा, और वो अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से उनके महत्व को समझते थे। तो इसलिए उनके समय का जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद अब जो उनका रिटन डॉक्यूमेंट है उनके गवर्नमेंट के सोर्सेज के, वो तो उपलब्ध ही हैं। देखिए, एक एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने जब नई दिल्ली को बसाया, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, कलकत्ता से उनकी राजधानी मूव हुई, दिल्ली आई। तो जब वायसराय हाउस बना, जो अभी हम जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसके आसपास के दोनों सचिवालय बने, जिन्हें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कहा जाता है आज के टाइम पे। तो उसके साथ ही और पार्लियामेंट का निर्माण शुरू हुआ। उसके साथ ही उन्होंने नेशनल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनवाया, जो उससे पास में ही है। 1920 में इसका निर्माण हुआ। तो इससे जो उनकी समझ थी इन सोर्सेस को लेकर के, उसका पता चलता है।
यद्यपि वो हमारे देश पे राज्य कर रहे थे, भारत का शोषण करना उनका उद्देश्य था, पर एक चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि रिटन डॉक्यूमेंट्स और इन सारे सोर्सों को लेकर के उनकी जो सोच थी बड़ी ही वैज्ञानिक थी। अब एक तो ये सोर्स हो गया, तो आपको जो मोटी-मोटी बात याद रखनी है, the administrative records of British government are very important source to study the history of India of last 250 years. ओके, अब दूसरे कौन से सोर्स हैं? अब जो दूसरे सोर्स हैं वो हैं सर्वे। अब चूंकि जब उनका पूरे भारत पे व्यापक रूप से अधिकार हो गया, धीरे धीरे एक समय लगा, 100 वर्ष का समय लगा लगभग, उसके बाद उनका पूरे भारत पे अधिकार हो गया, तो उन्होंने अपने प्रशासन को सही से जमाने के लिए उन्होंने सर्वे कराए, बहुत सारे सर्वेक्षण कराए उन्होंने, ये कि एक तो इस देश का विभिन्न राज्यों का, ग्रामों का, नगरों का भूगोल कहाँ कैसा है, कैसी भू आकृति है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, और उसके अलावा वहाँ की जनसंख्या कैसी है, तो अलग अलग प्रकार के उन्होंने सर्वे कराए। तो उन सर्वेयों में जितने सर्वेक्षण हुए उनमें व्यापक रूप से विभिन्न चीज़ों के रिपोर्ट आए। ठीक है, तो दूसरा चीज़ हो गया, द सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज डिफरेंट सर्वेज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, अब उसके बाद से अब एक बात और आती है कि ये दो चीज़ें थी। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स थे, जो सरकार के लेटर्स मेमोरेंडम्स वगैरह जाते थे, दूसरे जो सर्वे कराए गए, तो सर्वे में एक निश्चित प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वे किया जाता है, जैसे कि देश की जनसंख्या का सर्वे किया गया कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की उपज होती है, तो ये सर्वे में प्राप्त हुआ। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में उनकी रिपोर्ट्स में उनके दृष्टिकोण से चीज़ें पता हुई। पर अब बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों पे ये किस प्रकार उन समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा था, वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली उन लोग कॉलोनाइजर्स थे, उन लोग विदेशी थे और भारत पे राज्य कर रहे थे, तो उनका दृष्टिकोण यहाँ से अधिक मुनाफा कमाना था, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं इस विषय में उन्हें कोई विशेष चिंता नहीं थी। तो अब जो तीसरा सोर्स है ये लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, कि लोग अपनी डायरीज लिखते थे, लोग अपने संस्मरण लिखते थे, लोगों ने किताबें लिखी उस समय। और उस समय जब छपने का जो प्रेस का सिस्टम था ज़्यादा डेवलप हो गया, तो उस समय के अखबार अखबार उसी समय निकलने लगे थे, जब अंग्रेज़ों ने अभी कलकत्ता पे अधिकार ही किया था प्लासी की लड़ाई के बाद से, तो उसी समय से अखबार शुरू हो गया था, पर वो अधिक विकसित नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति के आते आते अखबार काफ़ी विकसित हो चुके थे और काफ़ी तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में पहुंच चुके थे। तो जो अगला सोर्स है वो है कि लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड्स और अखबार, और जिससे उन विषयों के बारे में पता चलता है कि जिसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से नहीं पता चलता और सर्वे के रिकॉर्ड से नहीं पता चलता है। अब इसके बाद से हम आगे की बात करते हैं। अब ये तीन प्रकार के सोर्सेज की आपने चर्चा करी, तो एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ इन तीनों प्रकार के सोर्सेज को, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। पहला चीज़ जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ों के सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में जो उनके अलग अलग प्रकार के आदेश दिए गए, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स आई, मेमोरेंडम्स आए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो और दूसरा जो सोर्स हुआ वो हुआ सर्वेक्षण, जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वे कराए और उनकी रिपोर्ट्स आई, वो सर्वे रिपोर्ट्स हो गए। तीसरा जो सोर्स है वो हो गया लोगों के पर्सनल रिकॉर्ड्स, लोगों के डायरीज, बायोग्राफीज, लेटर्स। ये जो हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोगों के निजी रिकॉर्ड्स हैं, पर इनका भी उस समय के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्व है। और तीसरा और इसके अलावा जो चौथा सोर्स हो गया वो आप न्यूज़पेपर को मान सकते हैं। तो एक बार मैं इसको जो जिन लोगों को अंग्रेजी में उत्तर लिखना है उनके लिए बताता हूँ कि देखिए, देयर आर फोर मेजर सोर्सेज टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Second important source is personal accounts of common people like diaries, letters,
autobiographies, biographies, etc. And third one is different kind of surveys, like a survey was done by Hunter Commission for to study the condition of education in India, and census, these kind of surveys. And other one is न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। तो ये सारे जो हैं ये महत्वपूर्ण उस समय के सोर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की नेशनल आर्काइव की वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए ये जो है उनके कैबिनेट के मेमोरेंडम का एक फाइल है जिसको डिजिटाइज करके रखा गया है उनके नेशनल आर्काइव में। तो ये देखिए, ये जो है 1919 का एक 1919 के जो कैबिनेट के मेमोरेंडम भेजे गए हैं उनकी एक रिपोर्ट है। तो उसमें हम एक बार भारत देश को सर्च करते हैं। देखिए, तो इसमें भारत में क्या क्या घटनाएं हुई, तो उसके बारे में इन्होंने ब्रीफ रिपोर्ट दिया गया है कि मार्शल लॉ, इंडेमिनिटी विल, एरियल मेल, बैंक कमलगेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इन चीज़ों पे इसमें रिपोर्ट है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों को संभाल के रखा है। देखिए, एक अन्य मेमोरेंडम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ब्रिटिश कैबिनेट को भेजा गया है। तो ये जो है ये उनके जो सोर्सेस, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है उसका एग्जाम्पल है। अब आपको मैं कुछ चीज़ों को, जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी गई हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये एक पहली एक इमेज दे रखी है इन्होंने। ब्रिटानिया को ब्राह्मण्स जो हैं अपने शास्त्र उनको सरेंडर कर रहे हैं। तो ब्रिटानिया एक अवधारणा है, एक जिस प्रकार से हम लोग भारत माता कहते हैं, उन्होंने उन्होंने अपने देश को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया, एक उपमा दी। तो ब्रिटानिया जो है वो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करती है, और ये जो ब्राह्मण हैं ये उन्हें अपने शास्त्र दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इससे अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि भारत का जो हजारों साल की पुरानी संस्कृति है उनको सिंबलाइज करते हैं यहाँ के ब्राह्मण्स और यहाँ के शास्त्र। तो जो भारत की हजारों साल की पुरानी संस्कृति थी उसको हम लोग ब्रिटानिया के हाथ में सरेंडर कर रहे हैं कि अब आप ही हमारे संरक्षक हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज, the Brahmins are surrendering their shastras, their thousands of year old culture to Britannia so that she can be their patron. ओके, तो ये उनका माइंडसेट दिखाता है कि अब ये सांस्कृतिक रूप से भी भारत पूरी तरह से उनके सरेंडर हो चुका है, उनके प्रति आत्मसमर्पण कर चुका है, और उन्हीं के ही आदेशानुसार, उन्हीं के ही शासन में भारत देश को रहना है। बौद्धिक रूप से ही भारत उनको सरेंडर कर चुका है। तो इस चित्र का उनका ये निर्देश करना था कि इंडिया इज़ नॉट ओनली सब्जेक्टेड पॉलिटिकली बट इट हैज़ ऑल्सो सरेंडर्ड इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली। ओके, उसके बाद आपको एक कुछ और चीज़ है, यहाँ देखिए एक चित्र उस समय का। अभी हमने चर्चा करी कि हम अखबार बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं उस समय के इतिहास को समझने के लिए। तो एक एडवर्टीज़मेंट है, देखिए एक कैलेंडर बना हुआ है, उस पर एक इमेज लगी हुई है। तो उस समय जब ये छापे खाने का आविष्कार हो चुका था, प्रेस का आविष्कार हो चुका था और प्रेस व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, तो उस समय के एडवर्टीज़मेंट और उस समय की बुक्स और उस समय के न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं उस समय के हिस्ट्री को समझने के लिए। एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा अभी मैंने आपको ब्रिटिश आर्काइव से एक रिपोर्ट दिखाई थी। तो और ये नेशनल आर्काइव भारत में जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था उसका इमेज है। और उन्होंने एक मैपिंग सर्वे जो करवाया था उन्होंने, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि गाँवों के शहरों की ज्योग्राफी कैसी है, इस पे एक सर्वे था। तो उसका एक इमेज है यहाँ पे। ये 1832 में ये सर्वे किया गया था, और एक ड्राइंग है ये, उस समय कैमरे से ये फ़ोटो नहीं लिया गया था। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो बेसिकली समझने की चीज़ें हैं, उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा तिथियां या नाम भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझने हैं। पहला था कि टाइम का स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। और एक बार मैं रिकैप करता हूँ, आपको समझ में आया आसानी से कि टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो किस प्रकार
टाइम को हम निर्धारित करते हैं और टाइम को निर्धारित करने में, डेट्स को सेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ घटनाएँ होती हैं कि जो एक ही दिन में हो जाती हैं। जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कुछ घटनाएँ होती हैं वो एक निश्चित समय अवधि में होती हैं, तो उनको उनके लिए एक निश्चित डेट फिक्स करना कठिन होता है। उसी तरह से आगे डेट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया कि डेट्स का इम्पोर्टेंस हमारे पर्सपेक्टिव पे निर्भर करता है। अगर हम ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से पिछले 200 सालों का, 250 सालों का इतिहास देखें, तो उसमें जो डेट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो बदल अलग होंगे। हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स अलग होंगे। फिर आगे हम सोर्सेज़ की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण सोर्स मिलते हैं। एक अंग्रेज़ों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो गए, उसके बाद से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के बाद सर्वे हो गए, उन्होंने बहुत सारे सर्वे कराए। ये शिक्षा का स्तर जानने के लिए, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ये प्राकृतिक जो पेड़-पौधे हैं और जो फसलें हैं वो कैसी हैं किसी क्षेत्र विशेष में, ये जानने के लिए। तो सर्वे कराए। इसके अलावा अखबार और विज्ञापन, प्रेस का आविष्कार हो जाने के बाद। तो ये 4 महत्वपूर्ण उस समय के सोर्स हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो लोगों के पर्सनल अकाउंट्स, लोगों की खुद का लिखा हुआ बायोग्राफी, संस्मरण पत्र इत्यादि। तो आपने बेसिकली इस चैप्टर में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, समय, डेट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में, और उसके अन्य जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में, और दूसरा आपने सोर्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें आप इसको बड़ी ही सरलता से एक बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को लेके कोई सजेशंस है तो आप लोग, या फिर कोई आलोचना भी है तो आप लोग कमेंट करें। और अगर इस वीडियो से आप लोग को लाभ मिल रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।